नमस्कार साथियों। देखिए मित्रों, आज काफी महत्वपूर्ण चीजों पे हम बात करने वाले हैं और मुख्य रूप से फर्स्ट ग्रेड के बारे में बात करेंगे, क्योंकि ये न्यूज़ तो आपने देख ही ली है कि कितनी वैकेंसी है, कितनी सीट वगैरह जो है वो लगभग चीजें फाइनल है कि फर्स्ट ग्रेड की वैकेंसी जो है वो अब आने वाली है। तो फर्स्ट ग्रेड से संबंधित आप में से कई विद्यार्थियों की कुछ जिज्ञासाएं थी, कुछ क्वेरी थी, तो उनके बारे में हम बात करेंगे। जो भी सभी विद्यार्थियों की मिलाकर के जो मेन मेन क्वेरी है सबकी समान रूप से, तो कुछ उनके बारे में चर्चा करेंगे। तो बहुत अच्छे से वीडियो को देखिएगा। और इसके अलावा और भी अगर आपका कोई क्वेश्चन हो, कोई भी क्वेरी हो, तो आप कमेंट करके बताइएगा। नेक्स्ट वीडियो जो है उसमें उन चीजों को ध्यान रखेंगे। देखिए, सबसे पहला तो यह है कि आपका जो फर्स्ट ग्रेड का एग्जाम है वो कब तक होगा। सबसे बड़ा प्रश्न जो है अभी विद्यार्थियों का यही था कि सर फर्स्ट ग्रेड का एग्जाम कब तक कंडक्ट होने की संभावना है। देखिए, सबसे पहले तो बात करें कि आपकी वैकेंसी कब तक आ सकती है। कभी भी आ सकती है, अगले 5 दिन में, 10 दिन में, 15 दिन में, कभी भी आपकी वैकेंसी आ सकती है। सब चीजें रेडी है इसमें। और कुछ जो औपचारिकताएं बची होती है, जो काम होता है विभाग का इधर से उधर थोड़ा भेजने का, तो उसमें कोई समय नहीं लगता है। आजकल सब ऑनलाइन का जमाना है, सब ऑनलाइन सिस्टम है। और तो वैकेंसी आप मान के चलिए कि आपकी वैकेंसी अब कभी भी फर्स्ट ग्रेड की आ सकती है और 100% आएगी। अब इसमें तो कोई भी डाउट नहीं है। दूसरी बात कि फर्स्ट ग्रेड का आपका एग्जाम कंडक्ट कब तक हो सकता है, तो आप लमसम जो है लगभग 5 से 6 महीने का एक समय मान करके चलिए, लगभग 6 महीने का समय कि वैकेंसी के आने के बाद में एवरेज आप 6 महीने तक का इसमें समय मान करके चलिए। यानी अगर हम बात करें तो लगभग जो मई लास्ट और जो जून वाला समय है, ये जो मंथ चल रहे हैं, जून, मई लास्ट, जून, जुलाई, ये वाला जो समय चलेगा जून जुलाई वाला, उसमें सबसे ज्यादा पॉसिबिलिटी है आपका फर्स्ट ग्रेड का एग्जाम होने की। तो अब आपके पास में जो है वो लगभग 6 महीने का समय आप मान करके चलिए और जी जान से अपने एग्जाम की जो तैयारी है वो करना शुरू कर दीजिए। दूसरी बात, कई विद्यार्थी पूछ रहे थे कि सर जो नया पैटर्न, जो पूरी नई शिक्षा नीति है, क्या उसके जो है उसके अनुसार एग्जाम अकॉर्डिंग करवाया जाएगा या पहले कोई एग्जाम होगा या क्या सिस्टम है या क्या हो सकता है। तो देखिए, अभी तक की जो पॉसिबिलिटी है, जो भी संभावना है, वो यही है कि अभी जो आपका पैटर्न चल रहा है, जिस तरीके से एग्जाम हो रहे हैं, जिस तरीके से जो भर्ती प्रक्रिया है, पूरा प्रोसेस है, वही रहने की इसमें पूरी पूरी संभावना है। तो आप जिस तरीके से तैयारी कर रहे हैं उसी तरीके से अपनी तैयारी को करते रहिएगा। इसके बाद में हम बात करते हैं कि फर्स्ट ग्रेड के लिए आप आरबीएससी की किताबें पढ़ें या एनसीईआरटी की किताबें पढ़ें। तो इसके लिए मैं ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूं कि आपको आरबीएससी और एनसीईआरटी में से कौन कौन से चैप्टर हैं जो आपको फर्स्ट ग्रेड के लिए, फर्स्ट पेपर के लिए पढ़ने हैं। तो इस पर हम बात कर चुके हैं। एक क्वेश्चन जो है विद्यार्थियों का यह था कि सर हमने एक जो डिग्री है वो तो जो नियमित रूप से जो विश्वविद्यालय है वहां से की है, और उसके साथ ही एक डिग्री जो हमने ली है वो ओपन यूनिवर्सिटी से ली है। तो क्या ये दोनों डिग्रियां एक साथ मान्य है या नहीं है? तो देखिए, बिल्कुल मान्य है। दोनों डिग्री नियमित से नहीं हो सकती, लेकिन एक डिग्री जो है, अब जैसे मान लीजिए जयपुर में यूनिवर्सिटी है, राजस्थान यूनिवर्सिटी। अब आपने राजस्थान यूनिवर्सिटी से मान लीजिए बीएड किया हो या एमए वगैरह यहां से किया हो, और वीएमओ यूनिवर्सिटी है, वहां से आपने कुछ अगर कोई दूसरी डिग्री ली है या अगर बीएड वहां से किए हैं या आपका जो एमए का सब्जेक्ट है वो वहां से किया है, तो क्या दोनों डिग्रियां एक साथ मान्य है क्या? बिल्कुल मान्य होती हैं। तो इसमें कोई डाउट नहीं है। इसके बाद में एक क्वेश्चन ये था कि सर जो विषय बीए में हो या बीएससी या जो भी है, क्या वही आगे एमए के अंदर, या जो आपका इसमें फर्स्ट ग्रेड में सब्जेक्ट आप भरते हैं, क्या वो सेम ग्रेजुएशन वाला होना जरूरी है क्या? तो देखिए, अभी तक जो भर्ती प्रक्रिया आपकी चल रही है इसमें तो नहीं था इस तरह का कोई भी जरूरी सिस्टम। और अब जो भर्ती हो रही है आपकी, जो होगी, तो इसमें भी इस तरह की जो है कोई संभावना नहीं है कि आपको एक ही सब्जेक्ट होना जरूरी है या नहीं है। अभी तक की जो पॉसिबिलिटी है, अभी तक की जो संभावना है, वो यही है कि आपका चाहे बीएससी करके आपने हिस्ट्री से एमए किया हो तो भी कोई दिक्कत नहीं है, आप दे सकते हैं एग्जाम।
एक ये विद्यार्थी कह रहे थे सर क्या सिलेबस जो है उसमें बदलाव होगा या नहीं हो गया। देखिए सिलेबस के अंदर एक न्यूनतम या मामूली सा बदलाव जो है वो हो सकता है, और सिलेबस में बदलाव होने का मतलब ये नहीं है कि जो मूल ढर्रा है वो ही चेंज हो गया। अब जैसे भारतीय संविधान आप देखते हैं कि भारतीय संविधान के अंदर जो मूल ढांचा है उसको परिवर्तित नहीं किया जा सकता। कुछ नए आर्टिकल जोड़े जाते हैं और जिनकी आवश्यकता अब आर्टिकल उनकी आवश्यकता वर्तमान परिप्रेक्ष्य में नहीं है उनको हटा दिया जाता है, लेकिन मूल ढांचा संविधान का कभी परिवर्तित नहीं होता। ये उसी तरह की चीज इसमें है, जैसे रीट के अंदर भी सिलेबस में चेंज हुआ था, तो ऐसे थोड़ी का सारा ही आमूल चूल पूरा सिलेबस ही हटा दिया। जैसे उसमें बाल विकास था, उसमें 3 छोटे छोटे टॉपिक थे, वो उसमें ऐड करते थे। तो इक्का दुक्का दो चार कोई छोटे मोटे टॉपिक है कोई हट जाएगा, या ज्यादा समान का दो चार टॉपिक कोई नया ऐड कर देंगे। तो सिलेबस को लेकर के आपको कोई टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है। जो सिलेबस है आपका अभी, उसे भी आप अच्छे से कर लेते हैं तो भी आपका सिलेक्शन हो जाएगा। आप अभी जो आपका सिलेबस है उस पर आपको पूरी तरह से ध्यान लगाना चाहिए। आपको इस चीज का इंतजार नहीं करना चाहिए कि कब इसका सिलेबस आएगा या क्या आएगा कैसे रहेगा, क्योंकि फर्स्ट ग्रेड के बारे में देखिए, अगर वास्तविकता की बात करें तो फर्स्ट ग्रेड का एग्जाम क्वालिफाई करना और इसका सिलेबस समेटना ये कोई हंसी खेल नहीं होता है। फर्स्ट ग्रेड के अंदर आप जानते हैं कि फर्स्ट पेपर के अंदर 12 सब्जेक्ट आपको पढ़ने पड़ते हैं। सेकंड पेपर ऑप्शनल के अंदर जो आपका ऑप्शनल पेपर है वो तो पढ़ना ही पढ़ना है, और प्लस साइकोलॉजी जिसके 30 क्वेश्चन आते हैं वो भी आपको पूरा कंप्लीट करना होता है। तो इतना बड़ा विशाल एक जो इतना बड़ा मैटर है उसको ढंग से तैयार करने में ही कम से कम 6 महीने लगते हैं, अगर आप ईमानदारी से 100% सिलेक्शन करवाने के हिसाब से पढ़ाई करते हो तो इसलिए अभी जो आपका सिलेबस है उसमें पूरे जी जान से जुट जाइए। और रीट का एग्जाम जो है वो आपका 26 सितंबर को हुआ था, और आज 26 तारीख नवंबर है, तो आप देख लीजिए कि 2 महीने निकल चुके हैं। 2 महीने का मतलब है 60 दिन, और 60 दिन के अंदर अगर आप एक दिन की भी एवरेज अगर 10 घंटे की पढ़ाई होती है तो 60 दिन की कितनी घंटे की पढ़ाई होगी? 600 घंटे की। तो आपने इतने 26 सितंबर के बाद में अब तक का जो आपका समय निकला है, क्या इसका 2 महीनों का आपने सदुपयोग किया या इसमें तैयारी वगैरह आपने शुरू की? चाहे आप फर्स्ट ग्रेड की कर रहे हो चाहे सेकंड ग्रेड की कर रहे हो, तो अब जो है वो आपको जी जान से एक एग्जाम में लगना पड़ेगा। और फर्स्ट ग्रेड की पॉसिबिलिटी बहुत ज्यादा है कि फर्स्ट ग्रेड 100% आएगी। तो उसी तरह से अपने आप अच्छे से इस चीजों को तैयार कीजिएगा, और देखिएगा सिलेक्शन में कुछ चीजों का बहुत बड़ा रोल होता है। अब जब वीडियो आई है मैं दो चार चीजें साथ की साथ यहीं बता देता हूं। फर्स्ट पेपर जो है एक सेकंड पेपर है। फर्स्ट पेपर के अंदर आपका जैसे हिस्ट्री वाला हो गया, हिस्ट्री के साथ में मैनेजमेंट है, करंट है, ये कुछ ऐसे सब्जेक्ट हैं जिनका सिलेक्शन में बहुत ज्यादा रोल होता है। समसामयिक जो करंट वाला है उसके लिए आप कोई भी मंथली मैगजीन पढ़ते रहें, और फर्स्ट ग्रेड का जो करंट है उसमें आपसे वो इंडिया, वर्ल्ड और राजस्थान तीनों पूछता है, जबकि सेकंड ग्रेड के अंदर जो करंट आता है वो केवल राजस्थान का आता है। वहां भी 10 क्वेश्चन आते हैं करंट के फर्स्ट पेपर में, वो सिर्फ राजस्थान के आते हैं। यहां भी 10 क्वेश्चन आएंगे करंट के फर्स्ट ग्रेड में, लेकिन उसमें इंडिया, वर्ल्ड और राजस्थान तीनों का पूछा जाता है। तो करंट का दायरा बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। तो मंथली जो मैगजीन है उसको आप पढ़ते रहिए, क्योंकि 6 महीने बाद 7 महीने बाद जब भी आपका एग्जाम होगा तो मुख्य रूप से जो करंट हमेशा पूछा जाता है वो लगभग 6 से 8 महीने पहले का करंट होता है। तो आप अब से भी मंथली मैगजीन अगर कोई अक्टूबर से जो है आप कोई मंथली मैगजीन पढ़ना शुरू करते हैं तो आपका करंट जो है वो साथ साथ में इसमें तैयार होता रहेगा। और जो सब्जेक्ट आपके फिक्स हैं जैसे हिस्ट्री वगैरह है, मैनेजमेंट है, इसमें राजस्थान की ज्योग्राफी है, इंडियन पॉलिटी है, तो सब चीजों पे विशेष ध्यान देते रहें। बाकी जैसे हिस्ट्री, मैनेजमेंट, ये वो सब्जेक्ट होते हैं जो एक बहुत बड़ा एरिया आपका कवर करते हैं, और आप इनमें अ, अगर थोड़ा भी ढंग से तैयारी करते हैं तो लगभग 80% तक मार्क्स आप इनमें आराम से ला सकते हैं। क्योंकि आप देखते हैं कि 75 क्वेश्चन में से ज्यादातर विद्यार्थियों के 30 क्वेश्चन भी मुश्किल से सही होते हैं। 25, 30, 35 के आसपास का रेशो, 35 भी बन जाते हैं तो बहुत बड़ी बात होती है। तो आपको 35 से ऊपर 40, 45 तक
आप इसमें जो नंबर हैं वो ला सकते हैं। 75 के अंदर 45 क्वेश्चन तो सही आप कर सकते हैं, कोई इतना भी मुश्किल नहीं है इसमें। रीजनिंग मैथ वाला है, कई विद्यार्थी रीजनिंग मैथ को पूरी तरह से ही नजरअंदाज करते हैं। देखिए, कई विद्यार्थी आपको जिनका सिलेक्शन हो गया है वो ये कह सकते हैं कि हमने रीजनिंग मैथ बिल्कुल भी नहीं पढ़ी थी, तो हो सकता है उन्होंने वास्तव में नहीं पढ़ी हो। देखिए, हर विद्यार्थी की अलग अलग विशेषताएं होती है। किसी का सब्जेक्ट इतना शानदार होता है कि उनके कुछ अगर किसी दूसरे जगह पे अगर 5-10 क्वेश्चन कम भी सही होते हैं तो उनके कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो आप उस तरह से तुलना नहीं करें कि इसका सिलेक्शन हो गया और इसने ये चीज नहीं पढ़ी थी तो फिर मैं भी नहीं पढ़ के जाऊंगा। हो सकता है उसकी वो चीज जो स्ट्रांग हो वो आपकी उतनी स्ट्रांग है ही नहीं, वो तो आप तो इधर से भी गए उधर से भी गए। तो आप ये देखिए कि कौन सी चीज है। और पिछली बार आपने एग्जाम दिया था 2018 वाला, उसमें क्या क्या आपकी कमियां रही थी, कौन से पक्ष आपके कमजोर रहे थे जहां आप और बेहतर कर सकते थे। तो उन चीजों को निकाली कि क्या क्या मेरी कमियां रही, कौन सी चीज मैं सही से तैयार नहीं कर पाया, तो उनको अच्छे से तैयार करें। और सेकंड पेपर जो है इसमें ऑप्शनल पेपर तो है ही है। ऑप्शनल पेपर के लिए सबसे बड़ी विशेषता है कि आपके बेसिक कंसेप्ट जो हैं वो बहुत अच्छे से क्लियर होने चाहिए। और बेसिक कंसेप्ट के लिए यही है कि 6 से 12th का आपके सब्जेक्ट से जुड़ा हुआ जो भी मैटर है उसको अच्छे से घोट डालो, यानी उसको समझ डालो। आपके पूरे कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे वहां से। उसके बाद फिर जो अच्छी मानक ऑथेंटिक अच्छी पुस्तकें आती है उनका अध्ययन करें। और जो ये होती है टेट सीरीज वो करें, टेस्ट पेपर। और साइकोलॉजी के 30 क्वेश्चन आते हैं, 60 नंबर सीधे के सीधे पूरा साइकोलॉजी है। तो ऐसे करके जब आप ओवरऑल हर चीज को लेकर के आप चलेंगे तब जाकर के आपकी तैयारी होगी। और एक दो क्वेरी आपकी और हो सकती है कि सर एक दिन में कितने सब्जेक्ट पढ़ें। कई बच्चे क्या करते हैं, बड़े मासूम होते हैं, आप में से भी कई मासूम होंगे ऐसे। वो टाइम टेबल बनाते हैं सुबह 5 से 6 राजस्थान जियोग्राफी, फिर बनाएंगे 6 से 7 उसमें लिखेंगे इंडियन पॉलिटी, फिर लिखेंगे 7 से 8 साइंस, फिर 8 से 9 फिर वो लिख लेंगे नया सब्जेक्ट लिखेंगे इसमें, जैसे ये लिख लेंगे मैनेजमेंट, फिर 9 से 10 लिख लेंगे साइकोलॉजी, फिर 10 से 11 फिर वो कोई एक नया और सब्जेक्ट इसमें जोड़ लेंगे हिस्ट्री। सारा दिन उनका जो एक एक घंटे का इस तरह का वो टाइम टेबल बना लेते हैं। ये कहीं से भी जो है वो एक सही टाइम टेबल नहीं होता है, क्योंकि ये कोई वो 10वीं 12वीं वाले एग्जाम नहीं है कि आपको सिर्फ नंबर लाने हैं। जो कंपटीशन एग्जाम होता है उसको चीज को आपको गहराई से समझना पड़ता है। और आप किसी सब्जेक्ट को जैसे 1 घंटा मान लीजिए आप राजस्थान ज्योग्राफी पढ़े, तो कम से कम 15 से 20 मिनट तो आपका दिमाग उस सब्जेक्ट को कैच करने में लगेगा कि हाँ अब आप उस सब्जेक्ट को समझ रहे हो धीरे धीरे। अब जो ही आप 30-40 मिनट पढ़े रहे इतने में आपको निकालो हिस्ट्री। अभी पढ़ रहे थे कि राजस्थान का कौन सा जिला किस राज्य की सीमाओं को टच नहीं करता, अब इतने में इतिहास निकाल के पढ़ रहे हो कि महाराणा प्रताप का हल्दी घाटी का युद्ध। दिमाग के फ्यूज उड़ जाएंगे पूरे। तो सही तरीका जो है वो कंपटीशन एग्जाम का, जब भर्ती आई भी नहीं हो, जब आपके पास समय हो, मैं जो एक एक लाइन बोलता हूं उसको ध्यान से सुनिएगा, जब आपके पास समय हो, भर्ती आई भी नहीं हो या आने के बाद में भी आपके पास अभी समय है, उस समय सबसे बेस्ट तरीका होता है कि आप एक दिन के 3-4 से ज्यादा सब्जेक्ट कभी नहीं पढ़े। मैं तो वैसे ज्यादा रिकमेंड यही करता हूं कि 2 सब्जेक्ट पहले आप अच्छे से तैयार करो। लेकिन चूंकि आपका है बहुत ज्यादा इसमें, फर्स्ट ग्रेड में सब्जेक्ट बहुत ज्यादा हैं, फर्स्ट पेपर के अंदर जैसे 12 अलग अलग सब्जेक्ट पूछता है आपसे वो, तो आप ज्यादा से ज्यादा जो है वो 3-4 सब्जेक्ट खींच सकते हैं कि ठीक है हद करके 4 तक आप आगे। कि जैसे मान लो कि एक दिन में आप अभी हिस्ट्री पढ़ रहे हैं, मैनेजमेंट पढ़ रहे हैं, साइकोलॉजी पढ़ रहे हैं, आपका ऑप्शनल पेपर जो है उस ऑप्शनल पेपर को भी आप साथ लेके पढ़ रहे हैं, क्योंकि उसको साथ लेके चलना ही पड़ेगा। ऑप्शनल पेपर में बहुत ज्यादा होता है रोल सिलेक्शन का। तो अभी जैसे ये 4 सब्जेक्ट आपने पढ़ लिए और सिलेक्शन में सबसे बड़ा रोल लास्ट में आकर के इन्हीं चीजों का होता है। तो एक दिन का 10 से 12 घंटा कम से कम आपका पढ़ाई का शेड्यूल होना चाहिए कि मैं कम से कम 12 घंटे तो पढूं। और ये कोई मुश्किल काम नहीं है। और डेंगू वगैरह ये चल रही है, ये इतनी बीमारियां आजकल चल रही है, कभी कोरोना है, जिस तरह कोरोना के हालात वापस खराब हो रहे हैं, पता नहीं कल को क्या फिर से वो क्या सिचुएशन हो जाए। डेंगू इतना फैल रहा है, तो अपने आप को बीमारियों से भी बचा के रखें और इसके साथ में आपको अपनी तैयारी भी करनी है।
तो कम से कम 10 से 12 घंटा का एक शेड्यूल रखें कि कम से कम मैं इतनी पढ़ाई कर लूं। ये बहुत बड़ी बात है। अगर 10 घंटे देखिए, शुद्ध पढ़ाई 10 घंटे करना भी एक बहुत बड़ा अचीवमेंट होता है। केवल चेयर पर बैठना ही पढ़ाई नहीं होती है। कई स्टूडेंट क्या करते हैं, 24 घंटे वो किताब हाथ में रखते हैं। वो बाथरूम भी जाएंगे तो वो किताब हाथ में लेके जाएंगे। वो नहीं होता। आप बैठ रहे हो तो आपका ध्यान कितना उसमें पढ़ने पे है। तो जितनी देर पढ़ो आप, वैसे टाइम भी अगर सोने का ऐसे निकालो कि मैं 6-7 घंटे सो भी जाऊं, चलो 1-2 घंटे नहा लिए धो लिए भोजन के, या उसके 8-10 घंटे, चलो 10 घंटे मान लो कि 10 घंटे आपने सीधे के सीधे चॉइस में से आपकी नींद के, खाने पीने के, इन सब चीजों के निकाल दिए। अब बचे 14 घंटे। 14 में से आप मान लो 4 घंटे आपने और इधर उधर निकाल दिए, तो फिर भी 10 घंटे तो बचते हैं। तो अगले 5-6 महीने के लिए जो है वो जी जान से तैयारी करें। और पिछली बार भी यहां से जब यूट्यूब पे पढ़ा रहे थे, बहुत विद्यार्थी सिलेक्शन में हैं, बहुत विद्यार्थी। क्योंकि बहुत सारे विद्यार्थी ऐसे हैं जिन्होंने, जो सिलेक्शन हुआ था, जिनका फर्स्ट ग्रेड में बहुत अच्छी रैंक के साथ में सिलेक्शन हुआ, बहुत विद्यार्थी सिलेक्ट हुए थे अलग अलग सब्जेक्ट से, जो यूट्यूब से लगातार पढ़ रहे थे। और उन्होंने मेरे जो नंबर भी निकाल लिए, फोन नंबर। तो बहुत सारे विद्यार्थी आज जुड़े हुए हैं। तो ये चीज पड़ती है कि आप कितनी शिद्दत से पढ़ते हो। मैं ये चीज इसलिए आपको बता रहा हूं कि आप कितनी शिद्दत और कितनी मेहनत के साथ किसी चीज को सीखते हो, उस पर डिपेंड करता है कि क्या आपका सिलेक्शन होगा या क्या नहीं है। ये पढ़ाई वढ़ाई किताबें तो देखो पढ़नी ही है, लेकिन उन किताबों के साथ में एक अंदर से एक जुनून, जब तक वो चीज नहीं होगी तब तक फिर वही है कि सिलेक्शन के लिए हर बार एग्जाम दो। और मुझे लगता है कि देखिए, विद्यार्थी हर बार उतनी तैयारी नहीं कर सकता है। आप में से बहुत सारे विद्यार्थी ऐसे होंगे जो पिछली बार 2018 के एग्जाम में आसपास के नंबरों से रहे होंगे। अब 2018 का वैकेंसी थी, अब 19 चला गया, 20 चला गया, 21 भी जा रहा है, 22 में एग्जाम होगा। तो 4 साल, 19, 20, 21, 22, 4 साल बाद में ये भर्ती आ रही है। आप सोच करके देखिए कि 2018 के अंदर जिस विद्यार्थी की आयु 24 वर्ष थी, अब उन विद्यार्थियों की आयु जो है वो लगभग 27-28 साल हो रही है। 24 में और 28 में बहुत फर्क होता है। 20 साल में और 24 साल में कोई बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं होता है, सोच का, विचारधारा का, कोई या कोई इस तरह की चीजें। लेकिन 24 से 28 जब आपकी आयु आ जाती है, तो दुनिया को, आपको देखने का तरीका ही बदल जाता है। और इस एग्जाम से अगर चूक गए तो फिर 28 के बाद में आयु नेक्स्ट भर्ती में 32 वर्ष हो जाएगी। मैं ये चीज आपको क्यों बता रहा हूं, क्योंकि मौका, ठीक है, सरकार ने जनरल कैंडिडेट की आयु 40 वर्ष कर रखी है, फिर ओबीसी, एससी, एसटी सब कैटेगरी में अलग अलग सबको छूट है, 3-3, 4-4 साल, 5-5 साल सबकी। लेकिन वो जो एक जुनून, एक हिम्मत होता है कि जिस समय आप सिर्फ पढ़ाई कर सकते हो, वो हर बार वैकेंसी में, हर वैकेंसी में अगर सिलेक्शन नहीं होता है किन्हीं कारणों से, तो विद्यार्थी फिर निराशा में गिरता है कि यार मैं पिछली बार इतनी मेहनत की थी, फिर मैं आसपास से नंबरों से रह गया। तो ये चीजें आप टैकल नहीं कर पाओगे, ये चीजें, ये दबाव। क्योंकि अभी बहुत सारे विद्यार्थी आप में से ऐसा है जो बहुत मस्ती से रह रहे हैं। अभी आपका सामना जो है वो उस दुनिया से नहीं हुआ है जब बेरोजगारी सर पर हावी हो जाती है, और जब आयु 26, 27, 28 से जब इस अवस्था की तरफ बढ़ने लगती है, तो सोसाइटी का आपको देखने का नजरिया क्या होता है। ये चीजें आप समाज को ऑब्जर्व कीजिए, अपने आसपास के सोसाइटी को ऑब्जर्व करें, लोगों को ऑब्जर्व करें, आपको समझ आएगा कि दुनिया जो है वो बड़ी कठोर होती है। उनको किसी से कोई लेना देना नहीं है। उगता हुआ सूरज है, उसको सब सलाम करते हैं, डूबते हुए सूरज को कोई नहीं पूछता। तो मैं फिर से यही कह रहा हूं कि मैं जो भी यहां बातें आपको बताता हूं उसको सिंसियरली हमेशा माना कीजिए। और जो विद्यार्थी सिंसियरली हर चीज को फॉलो करता है, वो निश्चित रूप से उसका सिलेक्शन होता है, और बहुत अच्छी रैंक के साथ सिलेक्शन होता है। 6-7 महीने की मेहनत और 30-35 साल की पूरी जिंदगी आपकी बहुत आराम से निकलेगी।
आप कितनी सैलरी मिलती है, मैं कई बार विद्यार्थियों को कहता हूँ आप सैलरी गिनिए कि कितनी, 30-35 साल की फर्स्ट ग्रेड स्कूल लेक्चर की सैलरी कितनी हो जाती है। 8-9 करोड़ तो सैलरी सैलरी हो जाती है फर्स्ट ग्रेड स्कूल लेक्चरर की। रीट वाला विद्यार्थी सरकार से 4-5 करोड़ तो ले जाता है पूरी सर्विस में। लगभग एवरेज 30 साल की भी सर्विस माने, 30-35 साल की, इतनी सैलरी ले जाता है। सेकंड ग्रेड टीचर जो होता है वो कम से कम 6-7 करोड़ के आसपास की सैलरी पूरे जीवन काल में सरकार से लेता है वो। जिस तरह से सैलरी समय के साथ में बढ़ेगी, मैं आने वाले 30 साल की बात बता रहा हूं, अब आने वाले जो भी 30 साल हैं, तो आप इतनी सैलरी आप सरकार से लोगे, क्योंकि सैलरी तो और बढ़ेगी, अभी तो समय के साथ साथ में बढ़ेगी सैलरी। और फर्स्ट ग्रेड स्कूल व्याख्याता जो होता है, लेक्चरर होता है, 8-9 करोड़ की सैलरी आप अगले 30-35 साल की सर्विस में सरकार से लेके जाओगे, और कितनी सुविधाएं लेके जाओगे, तो क्या उसके लिए 6-7 महीने अगर आपको पागल बनना पड़े, तो क्या ये सौदा बुरा है क्या? ये एमबीबीएस करते हैं वो डॉक्टर कितना मुश्किल से बनते हैं। एक अच्छा वकील भी बनना होता है तो कितने साल उसको मेहनत करनी पड़ती है, तब जाकर के एक नाम बन पाता है। एक डॉक्टर कितने वर्षों तक मेहनत करता है, कितनी उसकी पढ़ाई करनी पड़ती है, तब जाकर के वो डॉक्टर बनता है। यहां 6 से 7 महीने की मेहनत है, 1 साल की मेहनत है, 1.5 साल की, 2 साल की मेहनत है, और 30-35 साल की पूरी जिंदगी आराम। समाज में एक बढ़ती है इज्जत, लोग देते हैं अरे वाह स्कूल व्याख्याता है, सरकारी नौकरी में है। तो जब मिल इतना कुछ रहा है और उसके बदले में हम कुछ वो नहीं करना चाहते, वो चीजें नहीं देना चाहते, और सीधा हम लेना लेना चाहते हैं कि हमें मिल जाए। आपको देना क्या है? मेहनत ही तो करनी है आपको, लगन, त्याग, तपस्या, यही तो करना है। और कौन सा आपको कोई सारे दिन सिर मारना है दीवारों पे? ये चीजें तो करनी है। अगर ये एक युवा अगर ये चीजें नहीं कर सकता, तो फिर क्या क्या है? युवा होने का क्या अर्थ रहा फिर? तो जब आप राजस्थान की क्रांति पढ़ते हो, आहुआ के ठाकुर थे कुशाल सिंह, तो उस वक्त वो युवा तो नहीं थे, लेकिन उस वृद्धावस्था के अंदर भी कुशाल सिंह ने पूरे राजस्थान के राजाओं को, और जो अंग्रेज थे, इनको हिला के रख दिया था कुशाल सिंह ने। और अगर भारत के स्तर की बात करूं, तो जो बिहार के थे 1897 की क्रांति में, कुंवर सिंह की हाथ पे जख्म हुआ तो हाथ को ही काट के फेंक दिया। उस वृद्धावस्था में वो सही अर्थों में वो युवा होते हैं वो। तो युवा जो है, आप 25-26-30 साल की उम्र जो होता है, आदमी इतना भयंकर जुनूनी होता है कि वो दीवार चीरता हुआ निकल जाए, ये जुनून होता है इस अवस्था में। तो उस जुनून को इन किताबों पर, इन पे लगाओ, और सोशल मीडिया जो है उसका इस्तेमाल सिर्फ वहीं तक करें जहां तक वो आपके लिए लाभदायक है। बाकी सोशल मीडिया को इतनी बुरी चीज नहीं है। कई कहते हैं सोशल मीडिया पूरा कट कर दो, ये व्हाट्सएप फेसबुक बिल्कुल बंद कर दो। भाई थोड़ी आसपास की जानकारी आपको होनी चाहिए कि दुनिया में चल क्या रहे हैं। कई बार न्यूज वगैरह मिल जाती, तो उसका यूज कितना करना है ये आप पर डिपेंड है। अब जैसे एक चाकू है, चाकू से सब्जी भी काटते हैं आप। डॉक्टर जो होता है उसी चाकू से सर्जरी भी करता है। और एक जो डकैती होता है, डकैत होता है, वो उसी चाकू से हत्या भी करता है। आप उस चीज का क्या यूज कर रहे हैं, क्या प्रयोग कर रहे हैं, यह प्रयोगकर्ता पर निर्भर करता है, जो उसका यूज कर रहा है। सोशल मीडिया का आप कितना इस्तेमाल करते हैं, यूट्यूब वगैरह है, ये जितना, जैसे मान लीजिए फेसबुक है, व्हाट्सएप है, आप उस चीज से कितना ग्रहण कर रहे हैं, वो चीजें आपके लिए लाभदायक है, तो एक हद तक जो है आपको इन चीजों से जुड़ा रहना चाहिए। और बाकी आप वो नहीं होना चाहिए कि आप इसके बिना रह नहीं पा रहे। ऐसी आदत नहीं होनी चाहिए कि हर 5 मिनट के अंदर जो है वो आपको फेसबुक खोल के देखना पड़ रहा है कि कोई अपडेट तो नहीं आया है क्या। और कई तो बेटे ऐसे होते हैं, सारे दिन लड़कियों को हाय हाय, और लड़कियों के मैसेज जो है हाय हाय से भरे रहते हैं ये। तो ये जो है ना, इनमें टाइम पास थोड़ी मैच्योरिटी लाएं। ये कुछ नहीं रखा ये हाय बाय 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 में। ये दुनिया ठोकर मारती है, तो ये हाय बाय बाय जो है, ये कुछ भी चीजें फिर ये सर के बाल सफेद होने लगते हैं, उम्र आने लगती है, तो कोई नहीं पूछता। थोड़ा मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि आप चाहे मुझे बड़े भाई के रूप में माने, अपना दोस्त माने, अपना गुरु माने, शिक्षक माने, तो इसलिए मैं ये चीजें आपको कह रहा हूं कि आप इन चीजों से बहुत सारे, क्योंकि मैं जानता हूं कि
कितने युवा जो हैं इन चीजों में पड़े रहते हैं, वो सारे दिन ये हाय में बाय में, हाय कैसी हो, क्या करती हो। अरे तो तुमसे क्या मतलब, क्या करती है वो लगे रहेंगे, वो हाय जवाब नहीं दे रही हो। ये इस तरह की चीजें, ये कुछ नहीं है, ये मैच्योरिटी लाए। ये 18-20 साल के बच्चे जो होते हैं वो करते हुए अच्छे लगते हैं कि चलो नए नए युवा हैं, जो किशोरावस्था 15, 16, 17, 18 साल की उम्र में आप पढ़ते भी हो फर्स्ट ग्रेड में, आपको यही पढ़ना है किशोर अधिगम करता है। फर्स्ट ग्रेड में तो है साइकोलॉजी में किशोर अधिगम करता है। वो उसी उम्र के बच्चों की चीजें शोभा देती है, वो नए नए युवा हो रहे होते हैं बच्चे। यहाँ 24-25 साल के बाद में भी कई बेटे इन्हीं चीजों में लगे ही रहते हैं वो। तो थोड़ी मैच्योरिटी लाएं, ये चीजें सिलेक्शन होगा वही चीजें आपके काम आएगी, बाकी कोई कुछ नहीं पूछेगा आपको। ये समय यूं ही निकल जाएगा, और 2018 भी निकल गया। अभी क्या लगता है कि 2018 को निकले 3 साल हो चुके हैं। मुझे तो यूं आज की बात लगती है, उस टाइम की कैसे वीडियो बना रहे थे। कभी साइको का वीडियो बना रहा था, कभी 6 घंटे का वो साइकोलॉजी का वीडियो बनाया था एक, जिसमें वो पिछले 1100 क्वेश्चन थे आए हुए। वो वीडियो रामायण साबित हुआ था विद्यार्थियों के लिए। अभी भी यूट्यूब पे ही है वो, आए हुए पूरे 1100 क्वेश्चन थे उसमें साइकोलॉजी के, जो पिछले वर्षों के थे फर्स्ट ग्रेड के। उन्हीं में से 30 क्वेश्चन पड़ गए थे आपके। 30 तो नहीं तो 27-28 तो कम से कम पड़े ही थे उसमें, क्यों रिपीट हो गई चीजें, तो वही रिपीट होगी। तो थोड़ी मैच्योरिटी लाएं और पूरे जी जान से और मेहनत से तैयारी करें। तो आज के वीडियो में इतना ही, बाकी और भी काफी चीजें लाएंगे लगातार। और मुझे पूरी आशा है कि इस बार बहुत ज्यादा विद्यार्थी सिलेक्ट होंगे। आप कहीं से भी पढ़ें, आपका उद्देश्य बस सिर्फ सिलेक्शन होना चाहिए, बाकी दीन दुनिया से आपको कोई नहीं होना चाहिए। कौन टीचर कहाँ पढ़ा रहा है, कई बार विद्यार्थी इन चीजों में होते हैं। मैं जिस तरह से सोशल मीडिया पे, क्यों मुझे ही पता है क्या चल रहा होता है। वो टीचर उसके वहां पढ़ा रहा था, वहां छोड़ के वहां चला गया यार, वो पहले उधर जा रहा था यार, अब वो इधर उसने छोड़ दिया यार, अब वो इनके साथ जुड़ गया यार। ये स्टूडेंट की चीजें ये नहीं होती है। टीचर सो जगह काम करता है, उसका कहाँ क्या उसका अपना काम है वो। आपको इन चीजों में कभी भी इन्वॉल्व होना ही नहीं चाहिए। आपको आम खाने से मतलब है, गुठली से क्या करना है। आपको किसी शिक्षक से कुछ ग्रहण हो रहा है, हो रहा है, बिल्कुल। जिस शिक्षक से भी, इतना यूट्यूब पे है, इतने शिक्षक आ चुके हैं आज के समय में, बहुत अच्छे से शिक्षक हैं। तो आप जहां से आपको सीखने को मिलता है उनसे सीखें, वो चीज ग्रहण करें जो आपका सिलेक्शन करवाएगी। जो चीजें आपकी काम की नहीं है उनको हटा दो साइड में, और जो चीजें आपकी काम की है उनको ग्रहण करो और अपना सिलेक्शन करवाओ। तो आज की वीडियो में इतना ही। तो काफी बात होगी, काफी चीजें होगी, आगे भी और भी बातें करते रहेंगे। काफी चीजें लेके आने वाला हूं मैं आपके लिए। तो आज की वीडियो में इतना ही, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।